अब बताइए हमारी वॉइस सब क्लियर है? अब बताओ वॉइस क्लियर है? शुभम, शिखा, जो भी बच्चे देख रहे हैं एक बार मुझे बताइएगा वॉइस क्लियर है कि नहीं अभी? अब आवाज क्लियर आ रही है? अमिता, प्राची, शुभम, अभी क्लियर है ना? अब सब कुछ क्लियर है? एक बार मैं फिर से पूरी बातों को फिर से दोहरा दूंगा, आप टेंशन नहीं लेना। एक बार मैं पूरी बातों को फिर से दोहरा दूंगा, ठीक है? मैं एक बार पूरी बातों को फिर से दोहरा दूंगा, आप टेंशन नहीं लेना। चलिए देखिए, मैंने ये कहा ना कि हिंदी व्याकरण को हमने दो भागों में बांट रखा है। हिंदी व्याकरण को दो भागों में बांट रखा है। कौन कौन सा पहला भाग है? आप देखो, पहला भाग है काव्य सौंदर्य के तत्व, काव्य सौंदर्य के तत्व, और दूसरा भाग है सामान्य हिंदी व्याकरण। तो काव्य सौंदर्य के तत्व में हम लोग वो चीज पढ़ेंगे जो काव्य के लिए जरूरी होती है, जो चीजें काव्य के लिए जरूरी होती है। और वो सारी चीजें जितनी भी काव्य के लिए जरूरी होती है वो आपकी परीक्षाओं में बड़े धड़ल्ले से पूछी जाती है। तो वो जो पूछी जाती है उसमें हम फंस जा रहे होते हैं, या ऐसा हो जाता है कि कभी कभी मान लीजिए कोई लाइन दे दी और आपसे रस पूछ लिया और आप उस रस को पहचान ही नहीं पा रहे हो, या पूछ लिया रस और आपसे स्थायी भाव पूछ लिया, या उसका संचारी भाव पूछ लिया, या उसमें उद्दीपन पूछ लिया, और आपको चीजें दिक्कत करने लग गई, आप नहीं समझ पाए या आप नहीं बता पाए। तो ऐसी सारी चीजें जो आती रहती हैं और उसे हम नहीं समझ पाते, तो इसलिए हमने उसकी सुविधा के लिए ना इसे दो भागों में बांट रखा है। उसे हमने दो भागों में बांट रखा बच्चे। एक तो बांट रखा है काव्य सौंदर्य के तत्व के रूप में, और दूसरा हमने जो बांटा है वो बांटा है सामान्य हिंदी के व्याकरण के रूप में, ठीक है ना? अमूमन अभी होता क्या है मेरे भाई कि हम यहां से शुरू कर देते हैं, सामान्य हिंदी व्याकरण में वर्ण और वर्णमाला ये सारे चैप्टर्स पढ़ाना चालू कर देते हैं, और आप सब उसी में रम जाते हो और उसी में एकदम मस्ती से पढ़ते चले जाते हो, और अंत में होता ये है, रिजल्ट ये निकलता है कि चीजें हमको याद ही नहीं होती, और हम उसे रट्टा मारते हैं, वापस फिर से देखते हैं, और ये सारी चीजें दिक्कत करती हुई चली जाती है। लेकिन अब जब इस तरीके से आप पढ़ोगे ना, तो आपको कोई भी ऐसी समस्या आएगी ही नहीं कि आपको रट्टा मारे और भूल गए तो क्या प्रॉब्लम हो गई, फिर नहीं कर पाए, फिर से पढ़ाई करना चालू कर दिए, फिर से अलग बेस पे काम करना चालू कर दिए। ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस एक बार मेरे साथ आप आराम से जुड़ जुड़ के पढ़िएगा। पूरी स्लाइड पे चीजें रहेंगी, आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा, ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है ना? अब आओ देखो, तो हमने दो भागों में जो बांटा है वो कौन कौन सा भाग बांट दिया भाई? वो कौन कौन सा भाग हमने बांट दिया? एक तो बांट दिया आपका, एक तो बांट दिया हमने भाई काव्य सौंदर्य के तत्व, और बांट दिया सामान्य हिंदी। तो ये दो टाइप की चीजें अब आप पढ़ोगे। अब दोनों में आप क्या क्या पढ़ेंगे वो बात जरूरी है, दोनों में आप क्या क्या पढ़ोगे वो बात भी जरूरी है। तो देखो, जो काव्य सौंदर्य का तत्व है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले ये देखें। काव्य सौंदर्य के तत्व में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसे देखें। काव्य सौंदर्य के तत्व में जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, काव्य सौंदर्य के तत्व में जो पढ़ेंगे वो देखिए पढ़ेंगे, रस पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे और अलंकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रस, छंद और अलंकार पढ़ेंगे। ये तीनों के तीनों हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व में, ठीक है ना? वो तीनों के तीनों पढ़ेंगे किसमें? काव्य सौंदर्य के तत्व में। तो जब ये तीनों हम काव्य सौंदर्य के तत्व में पढ़ लेंगे तो हमारे इतने से चीजें जो तैयार हो जाएंगी, वो काव्य को पढ़ने, काव्य को पढ़ने और समझने, काव्य को पढ़ने और समझने की क्षमता यहां से आपकी उत्पन्न हो जाएगी, और यहां से आप बड़े बेहतरीन तरीके से काव्य को समझने लग जाएंगे। जैसे अभी आप कोई गीत सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, या कोई कविता पढ़ते हैं, तो आप उसमें रम नहीं पाते, आप उसके रस को नहीं पा पाते, उसकी छंद के बंधन को नहीं समझ पाते, उसमें प्रयोग किए गए शब्दों को नहीं समझ पाते, क्योंकि वही तो आपके अलंकार का काम करते हैं। और वो चीज आप नहीं समझ पाने के कारण होता ये है कि अंततोगत्वा हमें उस चीज का मजा नहीं मिल पाता, क्या कि जो आपने पढ़ा उसका आनंद क्या था और उसको आप अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते।
तो जब आप मेरे साथ इन चीजों को सीखोगे ना एक अलग तरीके से, तो आपको लगेगा कि अरे यार रस में इतनी सारी चीजें होती है, छंद में इतनी सारी चीजें होती है, अलंकार में इतनी सारी चीजें होती है, अभी तो हम किताबों में इतना ही पढ़े थे या गुरुजी लोग इतना ही पढ़ाए थे। तो जब आप वो भी चीज एकदम जान जाएंगे तब आपको आनंद आने लगेगा हिंदी को पढ़ने के लिए। जैसे अभी आप रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए दौड़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, वैसे आप हिंदी इंग्लिश के लिए भी, क्योंकि ये भाषा है और भाषा ही किसी भी चीज को हमारी सभ्यता की जननी है, एक तरीके से हमको सिखाती है। जैसे अगर मैं आपसे सिंपल सा एक पूछ लूं, चलो छोटी सी बातें कर ही लेते हैं यहीं पे, हालांकि भी एक केवल जानकारी के लिए दे रहे हैं, इससे आप घबराइएगा कि नहीं कि हम बता पाए नहीं बता पाए, इससे आप घबराइएगा नहीं, है ना, इससे आपको घबराने की बात नहीं है। मैं बोल दूं हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? चलो एक छोटा सा प्रश्न है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? मैंने पूछा हिंदी किस भाषा का शब्द है। अब यहां पर जैसे ही हम पूछते हैं हिंदी किस भाषा का शब्द है, परेशान हो जाते हैं भाई, एकदम तबीयत खराब हो जाती है, अरे बाप रे कैसे, ये कौन सी चीज पूछ ली सर। नहीं, अब आप कहोगे सर हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी भाषा का शब्द होगा ना। ऐसे आपके मन में बातें आ जाएंगी, हिंदी है सर, तो हिंदी खुद ही अपने आप में एक भाषा है और हिंदी हिंदी भाषा का शब्द होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ये हिंदी भाषा का शब्द है ही नहीं, ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। तो ये किस भाषा का शब्द है भाई? तो ये किस भाषा का शब्द है? अब हो गए परेशान। जैसे आप लोग गाना सुनते होंगे तो उसमें एक शब्द आता है वर्गा, शब्द आता है वर्गा। अब पता लगा कि भाई वर्गा, अब ये किस भाषा का शब्द है? अपनी पूरी परेशान हो गए, एकदम तबीयत खराब कि भाई अब वर्गा कौन सी भाषा का शब्द है, तो गाना में शब्द था। ठीक है ना। तो देखो एक बच्चे ने सही आंसर दे भी दिया है, प्राची सिंह ने कहा अरबिक भाषा का शब्द है। देखो उनका एकदम सही आंसर दिया बच्चे ने, प्राची ने बिल्कुल सही आंसर दिया, प्राची एकदम सही आंसर दी है कि ये जो हिंदी है बच्चा वो अरबी भाषा का शब्द है। और जैसे ही आप हिंदी समझ लिए हो तो यहीं से तीन चीजें और समझ लेना, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये तीनों के तीनों शब्द किस भाषा का है? तो आप कहोगे आराम से एकदम खुलेआम कह सकते हैं कि ये किस भाषा का शब्द है भाई? ये आपका अरबिक भाषा का शब्द है। तो आप पढ़े हिंदी रहे हो लेकिन उसमें भाषाएं के, तो मन में बात आती है कि सर हिंदी कोई भाषा है कि नहीं? बाबू हिंदी भाषा है, लेकिन ये हिंदी जो भाषा है वो अपनी कोई स्पेशल भाषा नहीं है, कोई विशेष भाषा नहीं है, या कोई ऐसी भाषा नहीं है जो यूनिक बनी हो, बल्कि ये अलग अलग भाषाओं से अलग अलग शब्दों को अपने अंदर समेट कर एक नई भाषा बनके तैयार हो गई। अब आप कहोगे सर अलग अलग कौन सा शब्द? तो देखो आप लोग खानदान यूज करते हो, खाना यूज करते हो, चारपाई यूज करते हो, गुलाब यूज करते हो, दरख्वास्त यूज करते हो, ये सारे शब्द हिंदी के थोड़े ना है, लेकिन आप सब इस्तेमाल किस में करते हो? हिंदी में। यहां तक कि आप लोग अंग्रेजी भाषा के भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल आप हिंदी में कर देते हैं, जैसे आप ऑफिस कहते हैं, है तो दफ्तर कार्यालय लेकिन आप ऑफिस कहते हैं। ये सारे शब्द हमारे विभिन्न भाषाओं से, अलग अलग भाषाओं से थोड़े थोड़े करके ली गई। अब आपके मन में आएगा जब सर हिंदी एक भाषा थी तो फिर अलग अलग भाषाओं से लेने की क्या जरूरत थी? साहब दिक्कत ये बात की थी अपने यहां कि एक मूल भाषा चलती थी संस्कृत, पाली, प्राकृत, ये सारी भाषाएं चलती थी। लेकिन हम जिस सभ्यता में रहने वाले लोग थे, हमारी सभ्यता में आकर के बहुत सारे लोग मजा लेकर चले गए। अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, जो जो आया वो हमें कुछ न कुछ देके गए। क्या देके गए भाई? नहीं कुछ तो अपनी भाषा ही देके चले गए। मुगल आए, हमारे यहां तुर्की बोलते थे कोई, तो तुर्क वाली भाषा भी अपने यहां आ गई। अंग्रेजी वाले आए, अपने यहां देख ही रहे थे, गोरे लोग अपने यहां राज किए, तो वो लोग कुछ अंग्रेजी सिखा के चले गए। ऐसे बहुत सारी भाषाओं को समेटकर, बहुत सारी भाषाओं को मिला करके हिंदी एक स्पेशल लैंग्वेज बनके तैयार हो गई, जिसे आज हम लोग पढ़ते हैं। और यहां से भी प्रश्न बनाए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है बताइए गुलाब किस भाषा का शब्द है? पूछ लेगा कि अग्नि किस भाषा का शब्द है, और उसमें से भी अब बातें बनाई गई कि ये बताओ कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है।
इसमें सभी देखिए कितने बढ़िया जुगाड़ बना दिए गए कि भाई ठीक है, अपन हम लोग जैसे आप सब कहते हो, गांव में हम लोग अगर चाहें तो कह सकते हैं, गांव में हम लोग ऐसे कहते हैं जैसे अभी एक लपटा मारेंगे, राहपट मारेंगे, एक कंटाप जड़ देंगे, ये क्या है? सभी अलग अलग। अब ये पूछेगा कि आप बताओ कि ये साहित्य में प्रयोग किए जाते हैं, ये तत्सम है या तद्भव? आपसे इस तरीके से प्रश्न बनाता है परीक्षा में, और हम फंसे रहते हैं, हमको कर नहीं पाते। तो ये भी सीखना है आपको, लेकिन वो कब सिखाएंगे? आपके काव्य सौंदर्य के तत्व में नहीं सिखाएंगे, वो आपको सिखाएंगे किसमें? वो व्याकरण में आपको सिखाएंगे, जिसमें हम आपको वर्ण विचार, शब्द, भाषा ये पढ़ने लग जाएंगे, उसमें सिखाएंगे ये बातें आपको। अब देखो, रस, छंद, अलंकार जो होते हैं ना, जब वो पदों का बंधन शुरू होता है, पदों का बंधन शुरू होता है, तो वहां पर कुछ ऐसे भाषाओं को मिला लिया जाता है जो वाकई में हिंदी भाषा में प्रयोग होता ही नहीं है। वो देशज है या विदेशज है या संकर है, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं आप कि वो ठेठ भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन वो साहित्य में आ गया। तो अब क्या वो गलत है या सही है? तो क्यों? ये सारी बातें हम सीखेंगे किसमें? इन्हीं सौंदर्य के तत्वों में, जब उनके बंधनों को हम बंद करना चालू कर देंगे। ठीक है, क्लियर है बात? प्राची करें तत्सम तद्भव में बहुत कंफ्यूजन रहता है। नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो एक भाग आपको यहां पे पढ़ना पड़ेगा, काव्य सौंदर्य का तत्व, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये तीन चीजें। एक तो पढ़ेंगे रस, और एक पढ़ेंगे छंद, और एक पढ़ेंगे अलंकार। ये तीन चीजें पढ़ेंगे आपके काव्य सौंदर्य के तत्व में। अब आगे क्या आएगा वो पढ़ेंगे हम लोग। जो सामान्य हिंदी व्याकरण होगा उसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो भी देख लें एक बार। सामान्य हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ेंगे उसे भी देखिए। अब सामान्य हिंदी व्याकरण में जो भाग है, ये दूसरा वाला जो भाग आपके लिए तैयार किया, जो सामान्य हिंदी व्याकरण के दूसरा वाला भाग ये तैयार हुआ बच्चे, उसमें क्या पढ़ेंगे? उसमें से हम शुरू करना चालू करेंगे वर्ण और वर्णमाला। उसमें हम पहले शुरू करना चालू करेंगे वर्ण और वर्णमाला। और जैसे ही वर्ण और वर्णमाला आप पढ़ के खत्म करते हैं, जैसे ही ये वर्ण और वर्णमाला आप पढ़ के खत्म करते हैं, तो बात आती है कि वर्णों को अगर हम मिलाएं, वर्णों को हम मिला दें, तो अगर मान लीजिए कोई ग्रुप बन जाए, कोई शाब्दिक अर्थ निकलने लग जाए, तब तो भाई ठीक है, तब तो हम शब्दों के अंतर्गत चले जाएंगे। लेकिन मान लीजिए उससे कोई विकार उत्पन्न हो जाए, परिवर्तन उत्पन्न हो जाए। जैसे यहां पर देखें, एक शब्द मैं लिखता हूं, मैंने लिखा विद्या, एक साथ हमने जोड़ दिया। विद्या को आलय के साथ जोड़ दिया। अब अगर ये विद्या का आलय के साथ जुड़ा था तो विद्या अपने आप में एक शब्द था। आप कहेंगे हां सर, शब्द था। आलय भी अपने आप में एक शब्द था, है ना? दोनों अपने आप में एक शब्द थे, विद्या भी शब्द था और आलय भी शब्द था। लेकिन मेरे प्यारे मुन्नो, जब इसको हम मिला दिए ना, तो ये एक नया शब्द बन के तैयार हो गया यार। ये एक नया शब्द बन के तैयार हो गया। कौन सा नया शब्द बन के तैयार हो गया? विद्यालय। ये क्या बन के तैयार हो गया? विद्यालय। अब हमको ये नहीं समझ में आया कि जब यहां पर या विद्या था और यहां पे आ आया तो विद्या आलय होना चाहिए था, लेकिन ये विद्या आलय न होकर के विद्यालय हो गया। विद्या आलय न होकर के क्या हो गया? विद्यालय हो गया। तो जब ये विद्या और आलय न होकर के विद्यालय हुआ, तो ये जाहिर सी बात है कोई ऐसा कारनामा हुआ होगा, ऐसी कोई बात हुई होगी जो ये दोनों मिलकर के केवल और केवल द्याही बनाए और यहां से आ गायब हो गया। तो ये नियम कानून सीखेंगे आप किसके अंतर्गत मेरे दोस्त? वर्ण और वर्णमाला के अंतर्गत नहीं, बल्कि ये सीखेंगे हम लोग संधि और संधि विच्छेद के अंतर्गत। अब आप कहोगे सर विच्छेद क्या है? विच्छेद का मतलब होता है अलग होना, विच्छेद का मतलब होता है टूट जाना। जैसे आप लोग कहते हैं विवाह विच्छेदित हो गया, विवाह विच्छेदित हो गया मतलब पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो गए, है ना? ये एक दूसरे से क्या हो गए? अलग हो गए। तो यहां पे हम लोग संधि में जो पढ़ेंगे वो जोड़ना भी सीखेंगे और सीखेंगे किसको? आदमियों को नहीं सर, आदमियों को नहीं, वर्णों को। वर्णों को जोड़ना भी सीखेंगे, मिलाना भी सीखेंगे और वर्णों को तोड़ना भी सीखेंगे या एक दूसरे से अलग भी करना सीखेंगे। उसी के बाद आ जाता है कि ये वर्णों का एक दूसरे के साथ जब शब्द बनाते हैं तो क्या संबंध होता है। तो वहीं से हम लोग एक तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, कारक एवं विभक्ति। क्या पढ़ेंगे? कारक एवं विभक्ति। कारक और विभक्ति में कुछ लोग ये समझ जाते होंगे कि जो कारक है वही विभक्ति है या जो विभक्ति है वही कारक है। ऐसी बातें कुछ हद तक ठीक हो सकती हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण सत्य हो, पूर्ण रूपेण सच हो और 100% सही हो, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये बात आप भी जानते हैं और ये बात मैं भी जानता हूं। ठीक हो गई बात साहब?
अब देखो आगे चलते हैं बात को लेके, तो हम पहुंचेंगे कि चौथा टॉपिक हमारा क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, चौथा टॉपिक जो होगा, जब उतना चीज हम पढ़ लेंगे, जब हम संधि पढ़ लेते हैं और कारक पढ़ लेते हैं, तो बात आती है कि उन कारकों के प्रयोग से हम शब्दों की कैसे संबंध को बता सकते हैं। तो वो कहेंगे आप किसके अंतर्गत, समास विग्रह के अंतर्गत, समास और समास विग्रह के अंतर्गत। अब आपके मन में आएगा सर ये समास क्या है, और समास है तो ये समास विग्रह क्या है। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना या करना, समास का अर्थ होता है छोटा करना। समास का अर्थ क्या होगा, छोटा। आई बात समझ में, समास का क्या अर्थ होगा, छोटा करना। क्या छोटा करना, क्या छोटा करना, आपको शब्दों के विस्तार को छोटा करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, समास। एक देख लेते हैं, अब जब यहां तक आप काम कर ही रहे हो तो एक देख भी लेते हैं ना। जैसे हमने कह दिया राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब आप कहोगे सर राजा का पुत्र इतना बड़ा सा आ रहा है, तो इतने बड़े वाले चीज को छोटा करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी आपकी। जैसे ये हमने लिख दिया राजपुत्र, क्या लिख दिया, राजपुत्र। तो आप देख रहे हो इस बड़े से रूप को, ये जो छोटा करके हमने लिखा राजपुत्र, इसी शब्द को हम कहेंगे समास। और अगर मान लीजिए फिर से खींच के इसको बड़ा कर दें, तो इसी को हम कहते हैं समास का विग्रह। क्या कहते हैं, समास का विग्रह या समास विग्रह। क्या कहेंगे हम, समास विग्रह। मैं आशा करता हूं आप सबको बातें अच्छी समझ में आ रही होंगी। अगर आप सबको बात अच्छी समझ में आ रही है तो एक बार सब लोग शेयर जरूर कर दें। श्रवण बाबू कह रहे हैं डिजिटल बोर्ड मस्त है, थैंक यू भाई। सभी को गुड इवनिंग। देखिए बच्चे, लेट आओगे गुड इवनिंग वगैरह ना किया करो, तुरंत पढ़ाई चालू कर दिया करो आप सब। राजश्री सिंह कह रही है राजपुत्र। हाँ ठीक है राजश्री, आपका बिल्कुल सही आपने आंसर दिया। ये राजपुत्र होगा, ये आपका समास होगा, और इसे फिर से तोड़कर बड़ा कर देंगे तो इसे हो जाएगा विग्रह हो जाएगा। ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विग्रह कह देंगे। बोलो यार, क्लियर हुई बात, कुछ तो बोलते जाओ, बताते जाओ, कुछ बोलते बताते जाया करो यार, बैठे नहीं रहना। ठीक है, अब देखो इतनी चीजें हो गई। अब अगला टॉपिक क्या है, शब्द और शब्द के भेद। शब्द और शब्द भेद जब यहां पर आएंगे तो यहीं से आपको टॉपिक में मजा आना चालू हो जाएगा। ये किस किस भाषा के शब्द हैं, कहां कहां से लिए गए हैं, कौन कौन सा तत्सम होगा, कौन कौन सा तद्भव होगा, यहां से और चीजें पढ़ना चालू कर देंगे। पढ़ना चालू, यहीं से हम आपको तद्भव पर बात करेंगे, तद्भव के बारे में बात करेंगे। यहीं से हम आपको देशज करेंगे, देशज शब्द के बारे में बात करेंगे। यहीं से हम विदेशज शब्दों के बारे में बात करेंगे। यहीं से हम आपको संकर शब्दों के बारे में बात करना चालू कर देंगे। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे किसमें, शब्द एवं शब्द के भेद में। ठीक है, शब्द एवं शब्द के भेद में पढ़ना यहां से चालू कर देंगे। क्लियर बात है साहब। अब अगली बात होगी हमारी वाक्य एवं वाक्य के भेद। अब वाक्य एवं वाक्य के भेद क्या होंगे जरा देखें। जब जब हम शब्द को मिलाएंगे, जब जब हम शब्द को मिलाएंगे और उसका कोई शाब्दिक अर्थ निकलेगा तो उसको हम लोग कहेंगे वाक्य। और जब शब्द अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं तो जब वाक्यों को वाक्यों के साथ जोड़ा जाएगा तो वाक्य भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। और इन वाक्यों को हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद में। किस में पढ़ेंगे, वाक्य के भेद में। क्लियर हो रही है बात हमारी। जैसे आप पढ़ते हो मिश्रित वाक्य, है ना, मिश्रित वाक्य पढ़ते हो या साधारण वाक्य पढ़ते हो, वो सारी बातें क्या क्या होंगी। श्रीकांत पटेल जी कह रहे हैं सर यूपीएसआई के लिए मस्त क्लास है सर, थैंक यू भाई। अगर आप सबको क्लास अच्छी लग रही तो आप लोग शेयर करें। और इससे भी ज्यादा मजा, अभी तो आप केवल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं बच्चे, केवल सिलेबस का इंट्रोडक्शन चल रहा है। इससे भी ज्यादा मजा और बढ़िया मजा आने वाला है, आपको बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। लेकिन ये आप सबका भी एक फर्ज बनता है कि आप हमारा ऐप जो है बीट एग्जाम्स ऐप, इसे आप लोग डाउनलोड कर लें। बीट एग्जाम्स ऐप डाउनलोड कर लें
और बीट एग्जाम साहब जिस चैनल पे आप हमारे साथ देख रहे हैं उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी आपसे बन पड़े हम सबका सपोर्ट करने के लिए वो सारी चीजें भी आप सब करते रहें, ठीक है। सभी फैकल्टी बड़ी धारदार है, बड़ी खतरनाक फैकल्टी है और आपको सभी चीजें बड़ी बेहतरीन चीजें मिल रही है ना। बस आप सब जुड़े रहिए और अपना साथ बनाए रखिए हमारे साथ। तो हम इसमें पढ़ेंगे वाक्य एवं वाक्य के भेदों को। अब जब वाक्य और शब्द पढ़ ही लेते हैं मेरे भाई तो यहीं से शुरू होती है बात पढ़ने की काल। यहीं से क्या शुरुआत होता है काल, वो क्रिश पिक्चर वाला काल नहीं, ये हिंदी वाला काल यहां से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी वाला काल यहां से पढ़ना शुरू करेंगे और यहीं से हम लोग पढ़ते हैं वर्तमान काल, जिसे आप इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वर्तमान काल, यहां पे चलेगा वर्तमान काल, फिर होगा भूतकाल, भूतकाल और फिर तीसरा होता है हमारा भविष्यकाल। क्या होता है? भविष्यकाल। रहे समय को बताए भूतकाल, बीते समय को बताए भविष्यकाल, जो आने वाले समय को बताए उसे हम लोग भविष्यकाल कहते हैं। बड़ा छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दूंगा, आप टेंशन न लीजिएगा। हाँ, एसएससी जीडी के लिए भी बहुत अच्छा है, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छा है मेरे भाई, बहुत सभी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छा है। आप उस पर समय बेकार न करें, मैं सारी चीजें आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ही कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर ये 3 टेंस आप लोग पढ़ेंगे, इसे हम लोग काल को ही इंग्लिश में टेंस भी कहते हैं, ठीक, इसी को टेंस भी कहते हैं। इसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कह देते हैं, इसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कह देते हैं, इसे पास्ट टेंस कह देते हैं और इसे हम लोग कह देते हैं फ्यूचर टेंस, ठीक, इसे कह देते हैं फ्यूचर टेंस। ये तीनों टेंस इसमें आप लोग पढ़ेंगे। अब देखिए आगे क्या पढ़ेंगे भाई, आगे क्या पढ़ेंगे जरा इसे भी देखें। और आगे पढ़ेंगे आप लोग, आगे पढ़ेंगे आप लोग वाच्य। वाच्य का मतलब होता है बोलने का तरीका, वाच्य का मतलब होता है बोलने का तरीका। अब आप लोग 2 तरीके से पढ़ते होंगे अपने अंग्रेजी में, 2 तरीके से वाक्य पढ़ते होंगे। एक पढ़ते होंगे कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य जिसे आप इंग्लिश में कहते होंगे एक्टिव वॉइस, ठीक है। और दूसरा पढ़ते होंगे आप लोग कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, दूसरा पढ़ते होंगे कर्मवाच्य जिसे इंग्लिश में आप कहते हो पैसिव वॉइस, ठीक है। लेकिन भाई ये दोनों तो हिंदी में पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ये दोनों चीजें तो आप हिंदी में पढ़ोगे ही पढ़ोगे, साथ में एक चीज एक्स्ट्रा पढ़ोगे। क्या? वो पढ़ोगे, वो पढ़ोगे आप लोग भाववाच्य, वो पढ़ेंगे आप लोग भाववाच्य। और इसे हम लोग यहां पर इंग्लिश में इसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इसे इंग्लिश में नहीं पढ़ा जाता है, केवल और केवल 2 चीजें पढ़ी जाती हैं, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। लेकिन हिंदी में जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कर्तृवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य। जैसे मैं आपको कहूं पीता हूं, दूसरा कह दूं दूध मेरे द्वारा पिया जाता है, या अब बोला नहीं जाता। ये देखिए 3 वाक्य आपके लिए हमने लिख के तैयार कर दिए। देखिए 3 वाक्य आपके लिए लिख के तैयार कर दिए। ये कौन से तीनों वाक्य क्या क्या हैं आप जरा यहां से हमको बताएंगे। ये कौन कौन से वाक्य में हैं जरा आप बताएंगे। देखो, मैं दूध पीता हूं, दूध मेरे द्वारा पिया जाता है, अब बोला नहीं जाता। ये 3 वाक्य आपके लिए लिखे गए, ठीक है, 3 वाक्य लिखे गए। देखो उज्जवल सिंह कह रहा है कि पहला एक्टिव है, दूसरा पैसिव है, ठीक है बेटा, तीसरा बता।
पहला एक्टिव है, दूसरा पैसिव है, तीसरा बता दे लल्ला। चलो देखो, ये वाला वाक्य जो है आपका, ये वाला वाक्य, ये आपका है कर्तृवाच्य। क्यों है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि इसमें यहां पर कर्ता दिया गया है। यहां पर लिखा गया कर्मवाच्य। क्यों कर्मवाच्य है? क्यों कर्मवाच्य है? और तीसरा वाला वाक्य है भाववाच्य। तीसरा वाला वाक्य भाववाच्य है, तो भाववाच्य है तो भाववाच्य क्यों है? ये सारी बातें आपको पढ़ेंगे वाच्य में, वाच्य में। और यहीं पर अगर आप कहेंगे तो एक वाक्य मैं और पढ़ा दूंगा, कथन। कथन, या इसी को आप लोग कहते हैं वक्तव्य। क्या कहते हैं? वक्तव्य। इंग्लिश में इसे आप लोग कहते हैं नरेशन। इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। इंग्लिश में आप नरेशन कहते हैं। ठीक है, ये भी चीजें आपकी यहां पर आपको बता दिया जाएगा। क्लियर हो रही है हमारी बातें? बोलो, समझ में आ रही कि नहीं बातें? समझ में आ रही कि नहीं बातें भाई? कृतिका कह रही एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, भाववाच्य। सही है, खतरा मोल लेना ही नहीं। ठीक है, अब देखो दूसरा है उपसर्ग और प्रत्यय। 9वां वाला चैप्टर होगा उपसर्ग और प्रत्यय। इसे हम लोग शब्द निर्माण विधि भी कहते हैं। शब्द निर्माण विधि भी कहते हैं। किसे? इस वाले टॉपिक को हम लोग शब्द निर्माण विधि भी कहते हैं। इससे हम लोग शब्द निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? शब्द निर्माण करते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे, हमने एक शब्द लिखा सुंदर। क्या शब्द लिखा? सुंदर। एक शब्द लिखा सुंदर। अब भाई सुंदर तो अपने आप में एक विशेषण हो गया, यहां तक तो काम बन ही गया हमारा, है ना। सुंदर एक अपने आप में विशेषण हो गया और हमको कुछ आगे करने की बात थी ही नहीं। हमने कह दिया चलो भाई ठीक है, हमने सुंदर कह दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इससे मुझे और शब्द बनाने, और शब्द निर्माण करने, तो अब आप क्या करोगे? अब और शब्द अगर निर्माण करने तो क्या करोगे? तो उसके लिए भी बड़ा आसान तरीका मेरे भाई, समझो जरा बात को। जैसे मान लीजिए इसको बनाने के लिए हम या तो उपसर्ग जोड़ दें, क्या कर दें, और एक मैं इसमें जोड़ सकता हूं प्रत्यय। क्या जोड़ सकता हूं? प्रत्यय। दोनों चीजें जुड़ सकती है, उपसर्ग भी जुड़ सकता है, प्रत्यय भी जुड़ सकता है। ठीक है ना, उपसर्ग भी जुड़ सकता है और प्रत्यय भी जुड़ सकता है। टाइम शाम को 5 बजे रहेगा भाई धर्म सिंह जी, टाइम शाम को 5 बजे रहेगा। ठीक, ठीक है, तो उपसर्ग भी और प्रत्यय भी। अब मान लो हम एक देख ही लेते हैं, प्रत्यय भी छोड़ते हैं, उपसर्ग जोड़ लेते हैं। मैंने एक उपसर्ग जोड़ा अति। क्या जोड़ा? अति। तो अति उपसर्ग अगर जोड़ोगे तो ये शब्द बनके क्या तैयार होगा? अति सुंदर। क्या बनके तैयार होगा? अति सुंदर। अब आप कहोगे सर सुंदर एक शब्द था, ये अति सुंदर हो गया, है ना, अति सुंदर हो गया, तो ये भी एक शब्द निर्माण में आ गया। तो ये बना तो किसकी मदद से बना मेरे भाई? तो आप कहोगे सर ये उपसर्ग की मदद से बना। किसकी मदद से बना? उपसर्ग की मदद से बनके तैयार हो गया। ठीक, तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे? उपसर्ग एवं प्रत्यय में पढ़ेंगे। प्रत्यय भी जोड़ करके शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे देख लेते हैं, एक प्रत्यय जोड़ करके भी बना लेते हैं। जैसे हम चलिए, और उसमें हमने एक हमने प्रत्यय के रूप में जोड़ा, प्रत्यय के रूप में जोड़ा। मान लो क्या जोड़ दिया? हीन। क्या जोड़ दिया? हीन। हमने जोड़ दिया बेटा हीन। तो इससे अगर हम लोग बनाएंगे तो शब्द बनके तैयार होगा ज्ञानहीन। क्या बनके तैयार होगा? ज्ञानहीन। अगर इसी में हम बुद्धि में जोड़ दे तो आप कहोगे सर बुद्धिहीन। क्या बनेगा? बुद्धिहीन, दृष्टिहीन, विद्याहीन। इस तरीके से ये शब्द बनने आपके चालू हो जाते हैं। क्लियर हो रही है हमारी बात? ये सारे शब्द बनने यहां से चालू हो जाते हैं। तो ये किसकी मदद से बने? तो आप कहोगे सर ये जो बने हैं वो पूरे के पूरे किसकी मदद से बने हैं? प्रत्यय की मदद से बने हैं। किसकी मदद से बने हैं? प्रत्यय की मदद से बने हैं। ये बातें भी समझ में आ गई होगी आपको। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह। क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्ह। सर ये विराम चिन्ह क्या होता है? विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव। विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव। ठहराव का मतलब होता है कि जब हम बातों को बोल रहे होते हैं, जैसे अब ये मैं बात को बोल रहा हूं और मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद रुक जा रहा हूं, थोड़ी थोड़ी देर बाद रुक जा रहा हूं, तो अभी मैं रुक जा रहा हूं तब तो आपको विराम पता चल रहा है। लेकिन ये बताइए कि जब ये कोई लाइन लिखी गई रहेगी, कोई गद्य लिखा रहेगा, कोई पद्य लिखा रहेगा,
तो हम कैसे जानेंगे कि कहां पे ठहराव है या कहां पे रुकना है या कहां पर रुकना नहीं है? तो उसको बताने के लिए हमारे पास प्रयोग किए जाते हैं विराम चिन्ह। क्या प्रयोग किए जाते हैं? विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपको यहां पर देख लीजिए, ये वाला चिन्ह आप लोग जानते होंगे, ये भी चिन्ह आप लोग जानते होंगे, है ना भाई? ये भी चिन्ह आप लोग जानते होंगे, ये वाला भी चिन्ह आप लोग जानते होंगे, है ना? ये सारे चिन्ह आप जानते होंगे और ये सारे चिन्ह हमको कुछ न कुछ बताते हैं, इसीलिए इनका नाम जो होता है वो होता है विराम चिन्ह। क्या नाम होता है? विराम चिन्ह। क्लियर बात हुई? अब इनका सही प्रयोग हमको सीखना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमने कहा अरे, हमने क्या कहा? अरे, और हमने लगा दिया कामा, या हमने लगा दिया पूर्ण विराम, या हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब ये सारी चीजें आपको बताएंगे कि ये कौन सा शब्द क्या अर्थ देना चालू कर दिया, कौन सा शब्द क्या अर्थ देना चालू कर दिया। इस तरीके से ये चीजें हमारी गड़बड़ होती है और ये परीक्षाओं में हमसे देता है कि सही विराम चिन्ह वाला वाक्य छांटिए या ये वाला विराम चिन्ह का चिन्ह कैसा होगा। ठीक है ना? तो ये चीज यहां पर हम लोग पढ़ेंगे किसमें? विराम चिन्ह में। कामता प्रसाद गुरु जी कहते हैं कि कुल विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ये किसके हिसाब से होती है? तो कामता प्रसाद गुरु के हिसाब से होती है। किसके हिसाब से होती है? कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु के हिसाब से ये कितने प्रकार के होते हैं भाई? ये 20 प्रकार के होते हैं। ठीक है? विराम चिन्ह कुल कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? अब आगे आते हैं हम लोग मिश्रित प्रकरण में। मिश्रित प्रकरण में जो भी चीजें बची रहेंगी, मतलब जो चीजें आप कहोगे उसमें बहुत सारी चीजें करा दूंगा। अब इसमें क्या क्या आ सकता है जरा देख लें आप सब। इसमें प्रैक्टिस सेट आ सकता है, क्या सकता है? प्रैक्टिस सेट आ सकते हैं। दूसरा, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आ सकते हैं। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हो सकते हैं, या कुछ कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं, जो हमने इसमें नहीं लिखा, जैसे रचना एवं रचनाकार। रचना एवं रचनाकार, रचना एवं रचनाकार। और रचना एवं रचनाकार जब आपको बताएंगे तो उसी रचना एवं रचनाकार के साथ साथ इसके साथ प्रैक्टिस भी कराते चलेंगे। 10, 20, 50, 100 क्वेश्चन जितने भी हो पाएंगे उतने आपके प्रैक्टिस भी कराते चलेंगे। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे प्यारे बच्चों, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसे आप नहीं समझ पाते। जैसे बोली एवं भाषा, बोली के बारे में, बोली जैसे गढ़वाली कहां बोली जाती है, कुमाऊनी कहां बोली जाती है, ये सारी बोलियों के बारे में भी आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगा। किसमें? मिश्रित प्रकरण में। जब सारे प्रकरण आपके खत्म हो जाएंगे तब आपको जो मिलेगा वो मिलेगा बोली, भाषा, है ना, नृत्य, विधा, शैली, ये सारी चीजें तब आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। ये सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है बात? बोलो, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई? पूरी बात क्लियर हो गई? अगर यहां से ये सारी पूरी बात क्लियर हो गई तो अब यहां से देखिए कुछ कुछ बातें और भी करना शुरू कर देते हैं आपके साथ। कि अगर मान लीजिए इतनी सारी चीजें होने के बाद आपको हमारे ऐप पे आप जाएंगे, जब ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो उस ऐप पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको प्रैक्टिस करने का भी मिलेगा और वहां से भी आप ऑनलाइन प्रैक्टिस भी दे सकते हैं। साथ ही साथ इसके पीडीएफ मटेरियल आपको ऐप से मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। ठीक है ना? ये सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। हाँ उज्जवल, सब में क्वेश्चन सॉल्व होगा, सब में क्वेश्चन सॉल्व होगा। जितने भी अधिक से अधिक क्वेश्चन हो पाएंगे सब में हो पाएगा। ठीक है? सभी में क्वेश्चन आपके लिए दिए जाएंगे। ये आपकी टॉपिक होगी जिस पर हम लोग कल शुरुआत करेंगे। रस, ये टॉपिक आपकी होगी कल जिस पर हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है ना? ये यहां से आपका टॉपिक शुरू होगा। राहुल गुप्ता जी गुड इवनिंग। तो
कल यहां से हम लोगों का टॉपिक शुरू होगा, जहां से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे सामान्य हिंदी में काव्य सौंदर्य के तत्व। हमने आपको कहा कि हम सबसे पहले आपको काव्य सौंदर्य के तत्व ही बताएंगे और यहां से हम लोग काव्य सौंदर्य के तत्व पढ़ेंगे। पहला वाला प्रकरण हमारा होगा काव्य सौंदर्य का तत्व, जिसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रस प्रकरण। क्या पढ़ेंगे? रस प्रकरण हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, समय होगा इसका शाम को 5 बजे। इसका जो समय होगा वो होगा शाम 5 बजे। ठीक, शाम को 5 बजे। सोनिया कैसे टाइमिंग? शाम को 5 बजे मैडम, शाम को 5 बजे ये आपकी क्लासेस पर डे होंगी, शाम को 5 बजे। इसमें आपको जब हम रस पढ़ा रहे होंगे तो रस में एक एक पहले रस के तत्वों से शुरुआत करेंगे। रस के क्या क्या तत्व होंगे यहां से शुरुआत करेंगे और यहां से आपको पूरी बातें आगे बताते हुए चलेंगे। सर इसमें पेज कैसे लेंगे? सर इसमें पेज कैसे? ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, अब कल जब रस का प्रकरण आपके साथ हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, रस का प्रकरण जब आपके साथ कल चलेगा ये, तो याद रखें थोड़ी सी बातों को कि पहली बात तो देखो, जब भी कोई चीज पढ़िएगा, मैं कितना भी मटेरियल दे दूं यार, मेरा मटेरियल दिया हुआ मटेरियल वो मैं अपने हिसाब से बना करके आपको दूंगा। आप मेरे साथ अपने मटेरियल को खुद तैयार करिएगा, ठीक है ना? आप सब खुद तैयार करिएगा, मटेरियल किसी से लेने के चक्कर में नहीं पड़िएगा। मिलने को तो आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, किताबें मिल जाएंगी, सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन जब आप अपने से तैयार करते हो अपने नोट्स, तो वो सबसे बेहतरीन नोट्स होती है आपके लिए और उसे आप चंद मिनटों में तैयार कर लेते हैं, आप उसे रिवाइज भी कर लेते हैं। लेकिन अब आप ये सोचो कि चलो सर की वीडियोस तो पड़ी ही हैं, हम वापस वीडियो देख लेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, जब आप वीडियो बार बार देखोगे तो आपका टाइम ज्यादा जाएगा और जब आप ज्यादा टाइम गंवाओगे एक ही वीडियो देखने में, तो और सारे विषय आप कैसे तैयार करोगे? इसलिए पहले आप नोट्स तैयार करना और उस नोट्स को जब आप एक सरसरी निगाह से पढ़ते चले जाओगे तो कम समय में चीजें आप तैयार कर पाओगे। ठीक है ना? इस बात का भी विशेष ध्यान देना। ठीक है, हाँ, साक्षी दुबे पूछ रहे कौन सा ऐप है, तो सर हमारे बता दिए हैं, बीट एग्जाम्स ऐप है। बीट एग्जाम्स ऐप है, इसे आप प्ले स्टोर में जाइए और वहां से ये ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे फीडबैक भी जरूर दीजिए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है और रेटिंग जरूर करिए, 5 स्टार 2 स्टार 3 स्टार जो आपको लगे आप वो रेटिंग कर सकते हैं। सभी चीजें मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि टीचर्स अपने आप में एक यूनिक टीचर्स इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। आप कहीं भी पढ़ लेना, यहां पर भी एक बार ट्राई करके देख लेना, 2 दिन 4 दिन देख लेना, नहीं अच्छा लगेगा फुल गारंटी दे रहा हूं आपको कि 100% आपको अच्छा लगेगा। ठीक है ना? तो ये ऐप आप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए और पर डे शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे, शाम 5 बजे से ये क्लासेस आपकी लाइव होंगी। शाम को 5 बजे से ये क्लास आपकी लाइव होगी, आप यहां पर इस क्लास का आनंद ले सकते हैं। दूसरी बात, अब देखिए हम लोग काम की बात यहां से करते हैं। जब हम कल आपके साथ रस की बात कर रहे होंगे तो कल पहले हम लोग रस के अंग और रस के भाग, भाग मतलब प्रकार, भाग मतलब प्रकार, पहले इन बेसिक बातों पर टिप्पणी करना चालू करेंगे। इन बेसिक से बातों पर टिप्पणी करना चालू करेंगे और कल की क्लास अगर आप नहीं ले रहे हैं, कल की क्लास आप नहीं ले रहे हैं तो कम से कम अगर मैं आपको बता दूं तो 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके परीक्षाओं में पक्का पूछे जाते हैं और गलत होंगे, जिसका डिस्कस मैं कल के ही क्लास में करूंगा। आई बात समझ में? जैसे किसी से पूछ लो कि अंग क्या होते हैं, वो कहेगा अरे यार प्रकार होते हैं अंग, और क्या होते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं, तुरंत बता देगा। लेकिन मेरे भाई दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। अंग क्या है? जैसे आप बोर्ड कहते हो, तो अब आप बताओ ये बोर्ड का अंग है कि प्रकार है? आप कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड अलग होता है, ब्लैक बोर्ड अलग होता है, डिजिटल पैनल बोर्ड अलग होता है, ग्रीन बोर्ड अलग होता है, रेड बोर्ड अलग होता है। अब ये क्या था? ये बोर्ड का प्रकार था मेरे भाई। और अंग क्या है? तो अगर मैं बोलूं ए भैया इस स्विच क्या है, तो आप कहेंगे कि ये इस डिजिटल बोर्ड का एक अंग है। क्या है? अंग। अगर मैं बोलूं कि ये बताइए ये वाला स्विच क्या है, तो आप कहेंगे सर इस डिजिटल बोर्ड का ये एक अंग है। अब आप कहोगे सर ये तो अंग और प्रकार सब अलग अलग हो गया। हाँ सरकार, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग होती हैं, लेकिन अधिकांशतः हम भूलवश क्या करते हैं, ये दोनों एक ही माने बैठते हैं, एक ही माने बैठते हैं और ये गड़बड़ हो जाता है परीक्षाओं में, ये हमारी चीजें गड़बड़ हो जाती है।
उज्जवल सिंह जी, क्लास जो ऐप पे चलेगी वो पेड क्लास चलेगी, फ्री क्लास दोनों क्लासेस चलेंगी। आप ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, ऐप पर भी क्लासेस चलती हैं। सुबह 7 बजे से क्लासेस हमारी चालू हो जाती हैं, रात को 12 बजे तक लगातार क्लासेस चलती रहती हैं। अलग अलग टीचर्स, अलग अलग बैचेज है, सभी की बैचेज वहां पर चलती रहती है, आपको हर एक चीज वहां पर मिल जाएगा। तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप मेरे चैनल पर भी बने रह सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? सब लोग बताओ मुझे जल्दी से। अभी तक हमने जो आपको पूरा डिस्कस कर दिया, पूरा पूरा आपको जो सिलेबस समझा दिया, पूरी बातें समझ में आ गई कि नहीं? जल्दी से बता दो एक बार। और अगर आप सबको समझ में आ गया तो मेरे बच्चे एक बार जल्दी से आप सभी लोग जरा तगड़ा वाला, एकदम तगड़ा वाला थम्स अप करना चालू कर दीजिए। शिवांगी केशरवानी कह रही हैं बेस्ट टीचिंग सर। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू शिवानी। जल्दी से जरा एक बार तगड़ा वाला सब लोग थम्स अप कर दो, फिर मुझे मजा आ जाए कि हाँ आप लोग बढ़िया सपोर्ट करेंगे मुझे। जल्दी से सब लोग थम्स अप करना चालू कर दीजिए। सभी को क्लियर है भाई? सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा देखो यार, जब आप थोड़ा फीडबैक जब देते हो ना, आप जब एक बार थोड़ा बताते हो ना, समझ में अच्छा आ रहा है या बढ़िया आप बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको पढ़ने में, तो हमारा भी एनर्जी लेवल अच्छा हो जाता है कि हम आपको और कुछ अच्छी चीजें बता पाए और कुछ अच्छी जानकारी दे पाए। लेकिन जब आप एकदम शांत अवस्था में बैठे रहते हो, यार देखो साहित्य पढ़ रहे हो आप, मेरी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ोगे तो हम पूरी क्लासेस में चिल्लवाते हैं, आपको बुलवाते हैं। जब तक आप नहीं बोलोगे सरकार हमारे बोलने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपको बोलना पड़ेगा। कहीं भी बैठे हो वहां पे आप बोलना, ये सर समझ में आ रहा है, नहीं सर समझ में आ रहा, और वो आप वहां पर बोलने के साथ साथ मुझे कमेंट जरूर किया करो। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दूं यार, जब भी पढ़ा करो ना, हेडफोन ईयरफोन कुछ ना कुछ लगा के पढ़ा करो, आनंद लेना। तो फिर इसे ना जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं मेरे भाई, अच्छा लगा आप सबका ये सपोर्ट देख करके। ठीक है, अब जब रस कल आप पढ़ेंगे तो देखिए, रस का मतलब ये नहीं होता कि हम केवल पदों को ही निकाल पाए, पद को निकाल पाए कि सर ये पद आ गया, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अरे सर पद में कौन सा अलंकार भाई? केवल पद में हम अलंकार जानना चाहते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, हमको सर अलंकार बता दो, कौन सा अलंकार है भाई? बात खत्म हो जाए। मैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुल्य बलदामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। सर कौन सी चौपाई है जरा बता दीजिए, दोहा है कि बता दीजिए, बरवई है कि बता दीजिए, सोरठा है कि बता दीजिए। बाबा इससे काम चलने वाला नहीं है। ये मैं कितने दिन बताऊंगा और आप कितना रटेंगे, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वो सीखिए जिससे आप स्वयं कोई अगर बोल दे तो आप बता दो कि सर ये वाली छंद आपने बोला। और जब जब छंद आप पढ़ेंगे तो केवल ऐसे पढ़ने मात्र से छंद आता नहीं है, आप उस छंद को छंद रस अलंकार काव्य के तत्व हैं, काव्य को सुंदर बनाने वाले तत्व हैं। जैसे आप सब, कोई लड़की होती है सुंदर सी, मैं एक चित्र बना देता हूं आपके लिए, एक सुंदर सी जैसे कोई लड़की हो गई, बहुत अच्छा तो बनाने आता नहीं है सरकार, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश कर लेते हैं। अब ये लड़की है यार, लड़की है तो सुंदर तो होगी ही, लड़की है तो सुंदर तो होगी ही, लेकिन उस लड़की के सुंदर होने मात्र से काम नहीं चलेगा भाई। कोई भी है, आप भी सुंदर हैं, कोई भी है, कोई भी व्यक्ति है, सभी सुंदर हैं। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, अगर हम इसी माथे पे थोड़ी सी एक बिंदिया लगा दे तो आप क्या कहोगे? अरे सर ये तो और ज्यादा सुंदर हो गया, है ना, ये थोड़ा सा और सुंदर हो गया। मान लीजिए साहब हम इसी पे एक हेयर बैंड लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? एक हेयर बैंड लगा देते हैं। आप कहोगे सर ये तो और सुंदर हो गई। अरे इसी पे हेयर बैंड को थोड़ा सा यहां पर एक और झालर वालर लगा देते हैं थोड़ा सा। अब आप बताओ अब ये लड़की कैसी हो गई? तो अब आप कहोगे अरे सर ये तो और ज्यादा सुंदर हो गई। अरे बोलो, कहोगे कि नहीं कहोगे? आप कहोगे सर ये तो थोड़ा और ज्यादा सुंदर हो गई। कैसे सुंदर हो गई भाई? कैसे सुंदर हो गई? आपने क्या बढ़ाया? कुछ नहीं बढ़ाया सर, हमने कुछ इसमें नहीं बढ़ाया।
राहुल भैया की वाइफ थी। हाँ ठीक है, चल बेटा देखो, अब इसमें आप कह रहे हो कि ये थोड़ी सी और खूबसूरत लगने लगी। कैसे अच्छी लगने लगी भाई? तो आपने एक ये बिंदिया बढ़ा दिया सर, आपने एक ये हेयर बैंड बढ़ा दिया, ये दोनों चीजें आप बढ़ा दिए, ये सुंदर लगने लगी। नहीं सर, हम ये चीज नहीं बढ़ाए, आप गलत समझे। हमने जो बढ़ाया वो बढ़ाया अलंकार। क्या बढ़ाया? अलंकार। क्या बढ़ा दिया मेरे भाई? अलंकार बढ़ा दिया। जैसे आप कहते हो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चपक के चटनी चटाई, ऐसा आप कहते हो च च च च च च च इतना ज्यादा आ गया कि आपको मजा आने लगा, आनंद आने लगा, अच्छा लगने लगा। तो इसका मतलब आपने कुछ किया नहीं, आपने अलंकार बढ़ाया। क्या बढ़ाया आपने? अलंकार बढ़ा दिया। ऐसे ही छंद बढ़ाए जाते हैं, और जब रस बढ़ेगा, जब छंद बढ़ेगा, जब अलंकार बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक रस आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आपका रस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा भाई? बढ़ जाएगा। और बस यही तो बात होती है, यही तो बात होती है। जब हम इस लड़की में ये चीज बढ़ाए और ये अलंकार कहलाए, तो जब शब्द में ये चीज बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज क्या हो जाएगा? हमारा अलंकार हो जाएगा। किसमें? यही हमारे साहित्य में अलंकार हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। अब अगर यहीं पे हम ऐसे कह दिए होते भैया, ये पीपर पात सरिस मन डोला न कह के हम यहां पर कहते पीपर का पत्ता के जैसा हमारा मन डोला, अगर ऐसे हम कह देते तो आप कहते वे सर मजा नहीं आया, पूरा मारे एकदम चौपट हो गया है ना भाई? पूरा क्या हो गया? चौपट हो गया। काहे चौपट हो गया बाबू? कि ये इसलिए बढ़िया लग रहा था क्योंकि यहां पर अलंकार का प्रयोग किया गया था। पपा पपा आ रहा था, पपा पपा आ रहा था, इसलिए ये अलंकार का काम कर रहा था। तो जैसे ही लड़की में बिंदिया अलंकार का काम कर रही है, ऐसे ही इस शब्द में ये वर्ण अलंकार का काम कर रहे हैं। ऐसे ही जब छंद आप पढ़ेंगे, अब एक छंद भी आपको लिख के दिखा देता हूं। जैसे आप लोग लिख लीजिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अच्छा अच्छा अच्छा। जय कपीसति हूँ लोक उजागर। अब देखिए सरकार, फिर इसका मजा देख लीजिए। अब इसका भी एक इंट्रोडक्शन लेते चलिए। अच्छा आप बताइए, यहां पे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इस सागर को हम हटा के अगर यहीं लिख दे समुद्र, क्या लिख दे? समुद्र। और उजागर यहां पे लिख दे, क्या लिख दे? उजागर। उजागर। अब आप बताओ क्या मजा आ रहा है? अब आप कहेंगे जय हनुमान ज्ञान गुण समुद्र, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। मजे नहीं आया? तो वही वाली बात हो गई कि लक्ष्य जैसा खुशबू हमाम में कहां, बोलो भारत माता की जय। मजे नहीं आया भैया पूरा, ये तो मजा ही बेकार हो गया। कैसे मजा बेकार हो गया मेरे सरकार? मजा तो पूरा अपने साजबाज एकदम बढ़िया किया था, लेकिन सरकार एक चीज गड़बड़ कर दिया। शिवांगी केसरवानी सर, आप पंडित जी हैं क्या? बहुत मस्त प्रवचन है। नहीं भैया, हम कोनो पंडित जी नहीं है। धीरज भैया, वर्णमाला से नहीं शुरू करेंगे, काव्य के सौंदर्य से शुरू करेंगे, ठीक है? और आपको सभी चीजें जोड़ते रहेंगे। आप एक साथ कई चैप्टर को जोड़ोगे मेरे साथ, टेंशन ना लेना बाबा। लिखा है जय हनुमान ज्ञान गुण समुद्र, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। है ये तो यार पूरे मजे बेकार हो गया। यहां समुद्र है, यहां उजागर है, कोनो लय नहीं बन पा रहा है ना? तो काहे नहीं लय बना बाबू? काहे लय नहीं बना? इसलिए नहीं बना क्योंकि छंद का बंधन सही नहीं लगा था। छंद का बंधन सही नहीं लगा था। जैसे मान लीजिए आप पैंट में अपने डोरी बांधते हो और डोरिया गड़बड़ हो जाए और बैठे उठे खसते पैंट में निकल गया, तो क्या गड़बड़ी हुई? क्या पैंट गड़बड़ था? ना जी ना, गड़बड़ नहीं था, शरीर गड़बड़ थी। अरे नहीं भैया, शरीर तो एकदम बढ़िया थी, शरीर में कोई गड़बड़ी नहीं थी। गड़बड़ी किस में हो गई थी? उस पैंट के बंधन में। किस में गड़बड़ी हो गई थी सरकार? उस बंधन में। बंधन में गड़बड़ी होने से पूरा मजा किरकिरा हो जाता है। अब बाबू बाजार बारात में गए हैं, बारात में गए हैं, एकदम मजा आ रहा है, नाच रहे हैं, नागिन डांस, एकदम मड़ी फेंकने वाले हैं, तब तक पैंट में गिर गया।
अब आपका एकदम बंधन, एकदम सब कुछ बढ़िया था, लेकिन जैसे पॉइंट गिरा वैसे इज्जत पूरी खराब ना हो गई, तो क्या गड़बड़ हो गया था? क्या गड़बड़ हो गया था वहां पर, जरा बताइए मुझे। वहां पर गड़बड़ ये हो गया था सर कि वहां पर छंद का बंधन सही नहीं लगा था। तो ऐसे ही यहां पर भी छंद का बंधन सही न लगने के कारण ये चीजें गड़बड़ हो गई। शिवांगी कह रही है क्या राइटिंग है सर आपकी? ठीक है राइटिंग, अच्छा ठीक ठीक ठीक। राजू श्रीवास्तव के छोटे भाई हैं क्या? हाँ राजू श्रीवास्तव छोटे भाई, कानपुर से हैं बाबू। सर आप चूनी रखे हैं ना इसीलिए हम समझे। अच्छा अच्छा अच्छा, चूनी रखने वाला पंडित हो जाता का भैया? चलो आइए सरकार देखें एक बार। तो गड़बड़ी क्या हो गई भैया, ई वाला बंधन जो था ना, ये समुद्र उजागर वाला बंधन कुछ सही नहीं बैठा। समुद्र उजागर वाला बंधन कुछ सही नहीं बैठा। यही बंधन आप सेट कर दीजिए, आपको मजा आने लग जाएगा भैया। यही जैसे आप देखते हैं, जब तक थोड़ी सी कड़वाहट ना हो, तीखा ना हो, जब से थोड़ा नमकीन ना हो, मजा नहीं आता है। हाँ या ना? अगर आपको एक बोरा चीनी दे दे, कहते लो भैया खाना चालू कर दो, तो पूरा मजा आएगा नहीं, थोड़ा सा पानी भी मिलाना पड़ेगा कम ज्यादा करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए। तो साहित्यकार जो होते थे, जो कवि लोग होते थे, वो यही काम करते थे, तुक मिलाते थे। क्या कहते थे? तुक मिलाते थे। तुक क्या है? जिस पर खत्म होने के समय एक जैसी बोली आए, एक जैसी बोली आए। ठीक है, एक जैसी क्लास के साथ मजा भी आएगा सर जी। हाँ खूब मजा आएगा, पूरा नागिन के धुन जैसा मजा आएगा। अच्छा शिवांगी अभी तक शेयर नहीं की थी, शेयर कर दिया करो भाई। एकदम जितने ज्यादा लोग रहोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। नागिन डांस जब बारात में बजती है तो बताओ का एक ही लड़का एक ही लोग बजाते हैं, एक ही लोग नाचते, क्या 10-12 नाग नागिन वहां पर आ जाते हैं और तत्काल देखिए मड़ी की व्यवस्था होना चालू हो जाती है। तो अधिक से अधिक लोगों को बुलाओ। ठीक है भाई, अब देखो जरा यहाँ पर देख लो यार, आज की बात यहाँ पर काम आपका बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर समुद्र नहीं होना चाहिए सरकार, यहाँ पर होना चाहिए सागर। यहाँ पर क्या होना चाहिए सर? सागर होना चाहिए। और तब यहाँ पर जब उजागर बनाएंगे, तब यहां पर जब आप उजागर बनाएंगे ना, तो देखिए आगर 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 ये दोनों एक जैसी चीज आने लग जाएगी और खूब मजा आएगा। तब आपको पढ़ने में एकदम मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि ये यहां पर छंद का जो बंधन था, छंद का बंधन था, वो एकदम सही गट्ठी पड़ी है, एकदम सही गट्ठी लगी है छंद के बंधन की। फिर तो मजा आना ही आना है सर, फिर तो मजा तो आएगा ही आएगा। हाँ उज्जवल कह रहे हैं जब तुकांत होता है तब मजा आता है। अब यहां पर देखिए तुक पर अंत हुआ है, अगर यहां पर देखें तो यहां पर भी आपको आगर जैसा बोलने पे मिलेगा, और यहां पर देखेंगे यहां पर भी आपको आगर जैसा बोलने पर मिलेगा। और यही तुक है भैया, और यही अंत में पड़ा इसलिए इसे तुकांत कहेंगे। ये तुक है, ये अंत में पड़ा इसलिए इसे तुकांत कहेंगे। आई बात समझ में सबको? बोलो यार भाई, बात समझ में आई कि नहीं? सना खान कह रही है सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, टीचिंग का तरीका एकदम अच्छा है। थैंक यू सना। ठीक है भाई, अब देखो, अब एक इतने से ही छंद मजा नहीं देता, छंद मजा नहीं देता, ऐसे ही नहीं मजा देता भाई। मजा तो तब देता है जब छंद को छंद के जैसा पढ़ा जाए, छंद को छंद के जैसा पढ़ा जाए। अब आए आप एकदम ऐसे हनुमान चालीसा खोले, सुबह सुबह अगरबत्ती चढ़ाए भगवान को, ऐसे पढ़ना चालू करो, जय हनुमान के अंकुर सागर जय कपीस लोग। हनुमान जी एकदम झटक गए भाई साहब, एकदम डर गए कि आदमी हड़का रहा है कि आदमी पूजा कर रहा है। भाई गड़बड़ी क्यों गड़बड़ी हुई? क्योंकि आपने छंद को देखा जरूर, लेकिन छंद को छंद के जैसा पढ़ा नहीं, छंद को छंद के जैसा पढ़ा नहीं। और अगर छंद को छंद के जैसा आपने पढ़ा नहीं तो फिर जाहिर सी
आ गए। हाँ तो देखिए भैया, आइए फिर मैदान में जरा। धीरज कह रहे सर ऑफलाइन में आप कहाँ पढ़ाते हैं? भैया ऑफलाइन में तो हम आप अगर इलाहाबाद के हैं तो आपसे 70 किलोमीटर दूर पढ़ाते हैं, और अगर आप 70 किलोमीटर दूर के हैं तो उससे शायद 140 किलोमीटर पड़ जाएगा, और आप हमारे साइड के हैं तब तो बराबर पहुंच जाएंगे। मैं जंघई में पढ़ाता हूं। वॉइस थोड़ा स्लो है? नहीं भैया ऐसा कोई बात नहीं, वॉइस एकदम टनाटन है, वॉइस तो पैदाइशी मेरी ठीक है। प्रदीप सर हमारे बेस्ट टीचर हैं। बिल्कुल भाई, प्रदीप सर बेस्ट टीचर हैं। अच्छा जी, अब देखिए, अब ये है आपका छंद, और ये छंद में कौन सा छंद है, ये सारी चीजें तो आपको बताऊंगा कब, जब ये आपको छंद पढ़ाने लगूंगा तब। और छंद पढ़ाऊंगा तो वहीं पर आपको बताऊंगा कि एक होता है लय, और जब लय होगी तो वहीं पे बताऊंगा एक होती है गति, और वहीं बताऊंगा आपको तुक, और यह सारी बातें को वहीं पर बढ़िया तरीके से समझ में आने वाली है। अब बताओ, आज की क्लास जितना इंट्रोडक्शन दिया वो सारी बातें अब तो आपको समझ में आ ही गई होंगी। तो कल मिलेंगे आपसे फिर से शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे, और सब के सब लोग एकदम आ जाया करो, और शेयर तो पक्का कर दिया करो भाई। लाइक कर दोगे तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। और जो जो बच्चे लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद, फेफड़े से धन्यवाद, हर जगह से भाई धन्यवाद, ठीक है। तो चलो मिलते हैं बच्चों कल आपसे फिर 5 बजे शाम को एक बढ़िया प्रकरण रस के साथ, आनंद के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आप लोग चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अधिक लोगों को जोड़ेंगे। चलिए बच्चे, जय हिंद, जय भारत।